जय हिंद दोस्तों। एसके लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलबी में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग हिंदी में। तो पहले इंग्लिश में तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मॉडल आंसर देखे हैं। तो वही मॉडल आंसर्स अगर हिंदी में बनाए जाए या आप एग्जाम के अंदर हिंदी को माध्यम सेलेक्ट करके उसको चूज करके आप वहाँ हिंदी में लिखते हैं, तो उसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है, अब उसके बारे में अब चर्चा करेंगे और कुछ इस तरह के वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका हिंदी में आपको क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखने के दो चार फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि हिंदी में आप अपने आप को जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं उनको एक्सप्रेस करने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो वो अपने आप को अपने वहाँ पे एग्जाम में लिखने में उनको हिंदी लगता है कि ज़्यादा वो अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं। तो इस वजह से हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम में अपीयर करते हैं। दूसरा, ये सुनने में आया है, अब ये कोई फैक्चुअल हो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही सत्य भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये सुनने में आया है कि हिंदी में मार्क्स जो है कई थोड़ा एज रहता है और ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रही कि आप सबको हिंदी में भी जो मॉडल आंसर्स हैं जो मैंने इंग्लिश में पहले आपको बताए हुए हैं उनको लेके आऊँ, और साथ के साथ अगर पॉसिबल होगा, अगर संभव होगा, तो मैं आपके लिए हिंदी में और भी नए आंसर भी लेके आऊँगा। ठीक है। तो इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि देखिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मॉडल आंसर ही मैं दे रहा हूँ। मॉडल आंसर का मतलब ये है कि ये एक आउटलाइन है, ये एक तरीके का इस तरीके से बन सकता है। एग्जैक्ट ऐसा ही बनना चाहिए मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ। तो इसलिए अगर इसके अंदर कोई त्रुटि रह जाए, क्योंकि हिंदी मैंने तो हिंदी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है, तो उसके बेसिस पे जितना मैं आप सबकी मदद कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं लेके आया हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा और हिंदी में बिल्कुल कोई गलती ना रहे उस तरह से लेके आऊँ। लेकिन फिर भी आप सबको ये मेरा सुझाव रहेगा कि आप आंसर को जब चेक करें तो उसके अंदर कोई अगर गलती रह गई तो उसको अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लें, उसको दुरुस्त कर लें। दूसरा एक सलाह और भी है आपको, सुझाव ये भी है कि जब आप कोई क्वेश्चन मैं जिसको डिस्कस करूं उसके बाद उस तरह के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो मैं बता रहा हूं उसको तो एक बार लिख के जरूर देख लें अपने हिसाब से, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रश्न 3 की बात करने वाले हैं। प्रश्न 3 की बात करने वाले हैं। ये एसओ एलडीसी एग्जाम 2018 यानी 2018 में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली एक डीओ लेटर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो ये अर्ध सरकारी पत्र होता क्या है, वो कौन किसको लिख सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, और ये क्वेश्चन क्या है और उसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है उसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि डीओ लेटर या अर्ध सरकारी पत्र लिखा किसको जाता है, क्या क्या उसके नियम है, और उसका फॉर्मेट क्या है यानी उसका प्रारूप क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको। और जो 3A क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, तो उसका क्या मॉडल आंसर है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है आपका 3 का या ए कह लो आप इसको। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ये आपका क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर होता है, और इसके अंदर आपके पास 3 घंटे होते हैं यानी कि 180 मिनट होते हैं। तो उस हिसाब से ये 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको 20-22 मिनट में करने होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको वेटेज भी देखनी है कि क्या वेटेज है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने मार्किंग स्कीम को और टाइम अलॉटमेंट को डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं, और 25 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन होते हैं। 2 करने हैं आपको, यानी टोटल जो आपका क्वेश्चन 3 है वो 50 मार्क्स का टोटल हो गया, क्योंकि 25-25 के 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर इसको हम ये भी देख लेंगे कि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसको कैसे और किसके बीच में लिखा जाता है, और फिर इसका मॉडल आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया कि खिलौनों के साथ चूंकि कई स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दे जुड़े हैं, यानी वो कहना चाहते हैं कि खिलौने के साथ क्या है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड और सुरक्षा से रिलेटेड कई मुद्दे यानी इश्यूज जुड़े हुए हैं। भारत ने यानी भारत सरकार ने जनवरी 2021 में देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया,
से आईएसआई का गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया, यानी कंपलसरी कर दिया है कि जो भी खिलौने होंगे उसके अंदर जो है आईएसआई का मार्क होना चाहिए। तो ये बीआईएस ने किया, यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐसा कर दिया है 2021 में। देश में आईएसआई चिन्ह प्राप्त किए बिना खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये बैन कर दिया है कि अगर कोई खिलौना है उस पर आईएसआई मार्क नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। उपभोक्ता के हित में 16 जून 2021 में चरणबद्ध रूप में स्वर्ण से बनी वस्तुओं पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य है। उसके साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए क्या कर दिया, यानी जो उपभोक्ता है उनके लिए क्या कर दिया 16 जून 2021 से, कि फेज मैनर में जो भी सोने से बनी चीजें होंगी, जैसे आभूषण हो गए या ज्वेलरी होगी, ये सारी चीजों पे क्या होगा, हॉलमार्क होना जरूरी हो गया है। उपभोक्ता मामले विभाग, जो उपभोक्ता मामले विभाग है, उसने क्या किया, हाल ही में व्यापार और उद्योग पर दोनों अनिवार्य आदेशों का प्रभाव का आकलन करने और आदेशों के उल्लंघन यदि कोई है का पता लगाने के लिए खिलौनों की दुकानों और ज्वेलरों के परिसरों में 2 देशव्यापी सर्वेक्षण किए गए शुरू किए। अन्य बातों के अलावा सर्वेक्षण से यह पता चला कि, तो यानी इस चीज को इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये जो 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं ज्वेलरी के ऊपर, जो सोने के आभूषण है, स्वर्ण आभूषण है, और जो खिलौने हैं उन पर आईएसआई मार्क होना चाहिए, ये जो 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उसका फल पड़ रहा है वहां पर। तो ये देखने के लिए 2 सर्वे किए गए, तो वो सर्वे के बारे में बताया गया कि 2 सर्वे किए हैं और उन सर्वे में ये पता चला है। तो एक सर्वे में क्या कहते हैं कि बीआईएस गुणवत्ता चिन्ह के बिना चीन से निर्मित अवमानक खिलौने बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं, यानी जो सब स्टैंडर्ड खिलौने हैं, ऐसे खिलौने जो है बेचे जा रहे हैं अभी भी मार्केट के अंदर। और कुछ जगहों पर नकली बीआईएस लाइसेंसों का उपयोग किया जा रहा है, और कुछ जगहों पर जो है लाइसेंस जो है फर्जी नकली उपयोग में लाए जा रहे हैं। नकली हॉलमार्क वाले आभूषण अभी भी चलन में हैं, और अवैध निर्माण केंद्रों पर तस्करी के सोने से निर्मित आभूषण नकली हॉलमार्किंग के साथ खुदरा बाजार में आते हैं। यानी जो आभूषण है, यानी जो गहने हैं, उसके अंदर भी नकली हॉलमार्क चल रहा है और उनकी तस्करी भी हो रही है। और अवैध निर्माणों केंद्रों पर, जो ऐसे केंद्र है जहाँ पे वो अलाउड नहीं है, अवैध है, वो इलीगल है, तो ऐसे केंद्रों पर भी सोने की तस्करी करके वहां पर आभूषण के ऊपर, यानी ज्वेलरी के ऊपर नकली हॉलमार्क लगा के खुदरा बाजार, यानी जो लोकल रिटेल मार्केट है उसमें बेचा जा रहा है। ऐसे आभूषणों का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग जो है उसका, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 200 रुपये से 300 रुपये प्रति ग्राम तक कम कर दिया जाता है। अब क्योंकि नकली है तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, 200-300 रुपये घटाकर उसको बेच रहे हैं ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हों। नकली हॉलमार्किंग भी उपभोक्ताओं को अशुद्ध सोने से बने आभूषणों को खरीदने के लिए गुमराह करती है। तो जो नकली हॉलमार्किंग है, अब हॉलमार्क लगा हुआ तो जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसको क्या लगेगा कि ये असली चीज है और उसको सस्ता भी मिल रहा है 200-300 रुपये, तो वो खरीदने के लिए यानी लुभाया जा रहा है इस तरीके से। सरकार भी इन कदाचारों के परिणाम स्वरूप कर राजस्व का भारी नुकसान उठा रही है। तो इस तरीके जो ये गलत चीजें हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, राजस्व का, यानी जो टैक्स है उसका भी वहां पे नुकसान हो रहा है सरकार को। तो विभाग में अतिरिक्त सचिव से, तो यहाँ पे भेजने वाला कौन है, जब भी आप कोई इस तरीके का पत्र, जब उसका मॉडल आंसर बना रहे हैं तो अंडरलाइन कर ले कि सेंडर कौन है, जो भेजने वाला कौन है, और किसको प्राप्त करना है, यानी जिसको भेजा जा रहा है उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको लिखने में गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे क्या है, विभाग में अतिरिक्त सचिव से इससे भेजा जा रहा है, महानिदेशक बीआईएस, और बीआईएस के महानिदेशक को भेजा जा रहा है, को डीओ पत्र का मसौदा प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे इन्होंने शुद्ध हिंदी में जो वर्ड होता है वो नहीं लिखा, इन्होंने इंग्लिश का हिंदी करके बोले कि डीओ लेटर लिखो, लेकिन इसका जो होता है वो अर्ध सरकारी पत्र बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। जो एक्चुअल में सीएसएमओपी हिंदी वर्जन है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, जिसमें निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करने तथा लाइसेंस रद्द करने और समुचित दंड लगाने सहित शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी गई हो। तो लिखना क्या है डीओ लेटर में, वो भी इन्होंने बता दिया कि निरीक्षण के लिए लिखना है, प्रवर्तन गतिविधियों के बारे में लिखना है, इन्फोर्समेंट, यानी जो ये रूल्स हैं, ये जो नियम है, इनको इन्फोर्स कराने के लिए, इनको लागू कराने के लिए, गतिविधियों को तेज करने के लिए, लाइसेंस जो है
इलीगल है उनको रद्द करने के लिए, और कोई शरारती तत्व है जो इस तरीके का काम कर रहा है उसको दंड देने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें जो महानिदेशक है BIS के उनको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, लिखना हमें क्या है इसके अंदर, डीओ लेटर लिखना है। क्या ये मैटर है वो भी आपको पता चल गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अर्ध सरकारी जो पत्र है वो किसके साथ और क्या क्या उसके लिए नियम है जिसके हिसाब से लिखा जाता है। तो इसको अर्ध सरकारी पत्र या डीओ लेटर कहा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का उपयोग एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी के साथ पत्राचार में किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक के आधिकारिक मामलों में व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण किया जा सके। तो जब हमें किसी का पर्सनल अटेंशन, किसी का जो व्यक्तिगत आकर्षण या ध्यान उसकी तरफ लाना होता है किसी मुद्दे के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर, तब हम उसको असरकारी पत्र लिखते हैं। यानी डीओ लेटर तब लिखा जाता है जब आप किसी का पर्सनल अटेंशन सीख कर रहे हैं। तो पर्सनल अटेंशन सीख करने के लिए, किसी का ध्यान आकर्षण करने के लिए व्यक्तिगत, तब हम लिखते हैं। दूसरा क्या नियम है इसका, चूंकि अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण लहजे में लिखा जाता है तो वहां पे फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज क्या है, ज्यादा ऑफिशियल नहीं होता, डेमी ऑफिशियल, इसी को इंग्लिश में इसलिए सरकारी नहीं कहा गया, अर्ध सरकारी को बोला गया है। यानी डेमी ऑफिशियल, यानी पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं होता, थोड़ा इसमें पर्सनल टच रहता है। तो मैत्रीपूर्ण लहजे में लिखा जाता है। इसके लिए इसलिए इसे एक अधिकारी द्वारा सामान्यतः स्तर, रैंक व दूसरे अधिकारी को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा एक जो बात ध्यान में रखनी है, जनरली या तो सेम लेवल पे लिखा जाता है एक ही स्तर पे, या एक या दो चैनल ऊपर नीचे हो सकता है अगर सामने सेम स्तर का या सेम लेवल का, सेम रैंक का ऑफिसर अवेलेबल या अधिकारी अवेलेबल नहीं है। तो प्रापक विभाग में समान स्तर के अधिकारी का अनुपलब्धता की स्थिति में इसे उस अधिकारी से एक या दो स्तर नीचे के अधिकारी को संबोधित किया जाता है। तो प्रापक विभाग क्या हो गया, जहां पे इस लेटर को भेज रहे हैं हम, जो इसे प्राप्त करेगा इस पत्र को, तो वहां पे अगर सेम लेवल का, सेम स्तर का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो उस केस में आप एक या दो स्तर ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद संवैधानिक पदाधिकारियों के प्रमुख को छोड़कर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके हेड को छोड़कर, अन्य सार्वजनिक सार्वजनिक कार्यालयों में अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के लिए असरकारी पत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो वहां पे भी, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी छोड़ दो, उनके अलावा जो भी सार्वजनिक पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज में आपका जो MP MLA हैं, ये भी अगर किसी तरह का पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो उनको भी आप डीओ लेटर लिख सकते हैं। ये इसमें भी इंक्लूड हो जाता है इस आपके रूल में। तो इसके तहत, यानी आप जो भी सार्वजनिक कार्यालय, पब्लिक ऑफिसेज हैं, और उनको छोड़ दो जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं, उनको आप डीओ लेटर नहीं लिखेंगे, बाकी आप बाकी सबको डीओ लेटर लिख सकते हैं जो भी पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करते हैं, उसको वहां पे उपस्थित हैं। ऐसे मामलों में पत्र को प्राधिकरणों के सचिव को संबोधित किया जाता है। तो एक मंत्री, ऐसे मामलों में अगर आप किसी जो सार्वजनिक कार्यालय है वहां पे लिख रहे हो, पब्लिक ऑफिस में लिख रहे हो, तो वहां पे जो भी वहां पे हेड होगा उसको, या सचिव होगा उसको वहां पे संबोधित किया जाएगा। ठीक है। एक मंत्री अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग करके केंद्र या राज्य सरकार या संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य मंत्री के साथ संवाद कर सकता है। तो एक मंत्री भी अगर मिनिस्टर लिख रहे हैं तो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को, या चीफ मिनिस्टर को, या MP को, या MLA को, या कोई दूसरा और कोई मंत्री है, तो इन सब के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, उनको कुछ अपना पर्सनल अटेंशन करवाना है, कोई व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करना है, तो उस केस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अशासकीय पत्र व्यवहार, अशासकीय मतलब शासकीय हो गया आपका ऑफिशियल, ऑफिशियल, और अशासकीय मतलब अनऑफिशियल। तो अनऑफिशियल भी अगर आप किसी लिख रहे, किसी को व्यक्तिगत, कोई जैसे हम गवर्नमेंट में हैं, सरकार में, सरकार से हम किसी व्यक्ति को भी लिखते हैं, तो उसको भी डीओ लेटर लिखा जा सकता है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है ये आपको पता चल गया। अब इसका एक प्रारूप देख लेते हैं, या इसका आउटलाइन देख लेते हैं कि जो CSMOP 2022 के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे डॉक्टर ABC यहाँ पे बता दिया जो भेज रहा है, उसका उसके यहाँ पे जो है डिटेल्स आ जाते हैं, या उसका विवरण आ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर ABC उप सचिव, दूरभाष, email ID भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र संख्या,
तो अर्ध सरकारी जैसे डीओ लेटर लिखते हैं, डीओ नंबर लिखते हैं, तो या तो अर्ध सरकारी संख्या भी लिख सकते हैं या अर्ध सरकारी पत्र संख्या भी आप लिख सकते हैं। भारत सरकार आ जाएगा, मंत्रालय आ जाएगा, फिर विभाग आएगा, यहाँ पे मंत्रालय नहीं दिया हुआ। फिर आपका यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, किस दिनांक को लिख रहे हैं। इंग्लिश में यहाँ पे डियर लिखते हैं तो यहाँ पे प्रियश्री आएगा। तो जनरली जो इसको स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एज यू मे बी अवेयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड सो एंड सो, या भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। तो इस तरीके से आप पहले वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आप बता देंगे कि क्योंकि डीओ लेटर में एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता, विषय नहीं लिखा जाता। तो विषय नहीं लिखा जाता, तो इसलिए हम पहले जो इस पैराग्राफ के अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर आप क्या करते हैं, बताते हैं कि किस चीज के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, किसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया जाता है। फिर उसके बाद आप सेकंड पैरा होगा, उसके अंदर जो भूमिका होगी और जो भी मेन बातें होंगी जो है उसके अंदर लिख देंगे, और लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं उनको, किस तरफ आप उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसको आप लिख रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आप शुभकामनाओं सहित लिख सकते हैं या सादा लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में योर सिंसियरली आता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ भवदीय या आपका लिखना होता है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और बाकी जिसको आप यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका यहाँ पे पूरा विवरण आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका अर्ध सरकारी जो पत्र या डीओ लेटर है, वो इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये दोनों चीज़ें आमने सामने आती हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग की दिक्कत हो, ये ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन जनरली ये आमने सामने आता है। तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। तो मॉडल आंसर में ये इंग्लिश में एक्स वाई जेड लिखते हैं, इसको हम हिंदी में अभाषा लिख देते हैं। तो अभाषा यानी एक्स वाई जेड है मतलब। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव जनरली होता नहीं है, यहाँ पे बोला कि अतिरिक्त सचिव की तरह से लिखो, उसको एडिशनल सेक्रेटरी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी लिखा हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी का जो एग्जैक्ट या उपयुक्त मीनिंग होता है वो होता है अपर सचिव। जब इन्होंने अतिरिक्त सचिव लिखा तो आप भी यहाँ पे अतिरिक्त सचिव भी लिख सकते हैं, या अपर सचिव जो है एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है। लेकिन हिंदी में जो भी लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लें। बाकी लेकिन बता इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एडिशनल सेक्रेटरी को अपर सचिव कहते हैं। तो यहाँ पे फोन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ये उसके डिटेल्स हो गए। तो एक्स वाई जेड यानी अबसा, अतिरिक्त या अपर सचिव, फोन नंबर जिसकी तरफ से ये जा रहा है। यहाँ पे आपका नेशनल एम्बलम आ जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी छपा होता है, बस ये बताने के लिए कि भी ये डीओ लेटर का फॉर्मेट है, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ लिख दें। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं कि वहाँ पे कि नेशनल एम्बलम बनाना पड़े। नेशनल एम्बलम वहाँ नहीं बनाना, राष्ट्रीय चिन्ह भी आपको नहीं बनाना, सिर्फ लिख दो, उतना ही सफिशियंट है। सबसे पहले लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि आप ये ड्राफ्ट जरूर लिख दे बीच में कि ये ड्राफ्ट है, ये एज पर जो है रूल है उसके अकॉर्डिंग है। जो एमओपी है वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आपको ड्राफ्ट बनाना है तो बीच में आप सेंटर में ड्राफ्ट जरूर लिख दें या मसौदा जरूर लिख दें। इस तरफ आपका अर्ध सरकारी संख्या, पत्र संख्या नहीं लिखा मैंने क्योंकि डीओ नंबर लिखते हैं हम, डीओ लेटर नंबर नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हिंदी में भी अर्ध सरकारी संख्या होना चाहिए। तो अर्ध सरकारी संख्या यहाँ पे बाकी अपने हिसाब से कुछ देख लें। और यहाँ पे बी आई एस क्योंकि ये BIS से रिलेटेड है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि BIS को हम लिखते रहते हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसको हम लिखते रहते हैं, इसलिए हमारे पास एक अलग से सेक्शन बना हुआ है और इसलिए उसकी कोई फाइल खुली हुई है, ये हम मान के चल रहे हैं। भारत सरकार सबसे पहले कोई भी आप सरकारी लेटर लिखते हैं, डीओ लेटर हो गया या ओएम हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, ज्ञापन हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं, पत्र हो गया, किसी चीज़ को भी लिखते हैं उसमें भारत सरकार का नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम भारत सरकार के तहत काम करते हैं। तो भारत सरकार आएगा, फिर उस मंत्रालय का नाम आएगा, क्योंकि आपका उपभोक्ता मामले विभाग जो है, ये उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप ये भी लिखें। मंत्रालय के बाद विभाग लिखते हैं, अगर आपको मंत्रालय का नाम नहीं पता तो डैश करके मंत्रालय लिख दीजिए और उसके नीचे फिर विभाग दीजिए, क्योंकि विभाग तो प्रश्न के अंदर ही आपको दिया हुआ है। फिर ये कहाँ पे है, ये कृषि भवन में है, तो इसलिए भवन लिख दिया, नहीं पता तो यहाँ पे डैश भवन लिख दीजिए, नई दिल्ली, और यहाँ पे दिनांक आज का दिया। जिस टाइम पे आप लिख रहे हैं एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं तो एग्जाम की डेट भी डाल सकते हैं, या कोई पुरानी डेट की बात की गई है, दिनांक की बात की गई क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में आप पुराने दिनांक का भी वहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन सारा जो है वो मनगढ़ंत है या हाइपोथेटिकल है। ठीक है।
चलिए, अब जो लिख रहे हैं उसको हम नाम कभी नहीं लिखते, कुछ नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क ख ग या आबसा या च छ ज ऐसे ही लिखा जाता है। तो नाम को नहीं डालना, सिर्फ एक इंडिकेशन डाल देना कि इस तरीके से प्रिय श्री क ख ग, जिसमें इंग्लिश में जैसे लिखते हैं डियर, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिय श्री क ख ग। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके बारे में हम उसको बताना स्टार्ट करेंगे। तो यानी पहले हमें क्या करना है, पहले उसके बारे में बताना है कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि डीओ में सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम उसे विषय किस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं इस पत्र के अंदर, इस और सरकारी पत्र के अंदर, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ये खिलौनों के साथ जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं जुड़े हुए हैं, उसके रिगार्डिंग, उसके संबंध में क्या हुआ, दो यहाँ पे नियम लाए गए और उसके अनुसार जो काम किया गया उसके बारे में हम वहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो हमने बोला कि आप जानते ही होंगे कि खिलौनों के साथ कई स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं, मुद्दे जुड़े होने के कारण उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार ने जनवरी 2021 में देश में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS से IESI की गुणवत्ता प्रमाणक चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। तो सबसे पहले हमने वही बताया जो क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रश्न के अंदर जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं, जितनी भी बातें बताई गई है, सारी काम की है, इसमें कोई भी वेस्ट नहीं है। कभी कभार कुछ क्वेश्चन के अंदर जो भी मटेरियल दिया होता है, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है, जो भी डिटेल्स दिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में आपको उसको शॉर्ट करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है या कुछ एडिशनल दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने जो दिया हुआ है उसको उठाया और अपनी लैंग्वेज में, जो डीओ में होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, जिस तरीके से भाषा में लिखी जाती है, उस तरीके से मैत्रीपूर्ण भाव में आपको लिख के वहां पे रखना है। तो बता दिया सबसे पहले कि पहला क्या किया भारत सरकार ने जनवरी 2021 में खिलौनों की बिक्री के लिए आईएसआई का जो मार्क है उसको प्रमाणक चिन्ह या उसको आईएसआई मार्क लेना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया है। देश में आईएसआई चिन्ह प्राप्त किए बिना खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 16 जून 2021 से चरणबद्ध रूप में स्वर्ण में बनी वस्तुओं पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य है। तो शुरुआत में हमने जो भी इसके अंदर मेन बातें थी, जिसके तहत हम उसने यहाँ पे सर्वे हुआ, सर्वे में क्या हुआ उसके रिगार्डिंग हम बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई थी, उसको अपने शब्दों में हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त, ऊपर वाले के अतिरिक्त क्या हुआ, व्यापार और उद्योग पर दोनों अनिवार्य आदेशों के प्रभाव का आकलन करने और आदेशों के उल्लंघन के मामले यदि कोई हो का पता लगाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल में ही खिलौनों की दुकानों और ज्वेलर्स के परिसरों में 2 देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किए हैं। सर्वेक्षणों से अन्य बातों के अलावा यह पता चला है कि, तो उसमें जो बातें पता चली है उसके बारे में फिर बता दी, ये आपका यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया था। ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में चल रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया था कि BIS गुणवत्ता चिन्ह के बिना चीन से निर्मित अवमानक यानी सब स्टैंडर्ड खिलौने बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर नकली BIS लाइसेंसों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बता दिया। नकली हॉलमार्क वाले आभूषण अभी भी चलन में हैं और अवैध निर्माण केंद्रों पर तस्करी के सोने से निर्मित आभूषण नकली हॉलमार्किंग के साथ खुदरा बाजार में आते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी वस्तुओं का विक्रय या बिक्री मूल्य 200 रुपये से 300 रुपये तक प्रति ग्राम कम कर दिया जाता है। नकली हॉल मार्किंग भी उपभोक्ताओं को अशुद्ध सोने से बनी आभूषणों को खरीदने के लिए गुमराह करती है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ था आपका सेम वही लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि लैंग्वेज या अपनी भाषा को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जब हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो जनरली इस तरह से लिखते हैं, कंटिन्यू पेज टू, इसको जारी पृष्ठ 2 हिंदी में लिख सकते हैं। और ये आपका पेज 2 आ गया। यह भी देखा गया है कि इन कदाचारों के परिणाम स्वरूप, यानी ये जो मिसकंडक्ट हो रहा है या इस तरह से इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसके रिजल्टेंट क्या हो रहा है, भारत सरकार को कर राजस्व की भारी हानि हो रही है। तो यानी टैक्सेस में प्रॉब्लम हो रही है या टैक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए तो लास्ट में आपने यानी देखा कि पहला जो पैराग्राफ था उसमें आपने बताया, भूमिका बांधी, दूसरे के अंदर उसके डिटेल्स डाले और तीसरे के अंदर फिर आप उससे अनुरोध कर रहे हैं कि क्या करना है उनको। इसलिए यदि आप निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करेंगे और शरारती तत्वों के खिलाफ उचित दंड लगाने सहित सख्त कार्रवाई करेंगे और लाइसेंस रद्द करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।
ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड डू सो एंड सो, तो वही उसी बात को हम यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे विद रिगार्ड्स की जगह पे सादर, और वो योर सिंसियरली की जगह पे आपका आ ब स श्री क ख ग, जिसको हम भेज रहे हैं। और क्योंकि महानिदेशक को एड्रेस करना था, उसको भेजना था, तो महानिदेशक लिख दिया भारतीय मानक ब्यूरो बहादुर शाह जफर मार्ग। ये जो है बहादुर शाह जफर मार्ग पे बीआई से जो आ, है, तो इसलिए वहां से एड्रेस ले लिया है। और नई दिल्ली, इतना आपको एड्रेस नहीं पता हो तो नई दिल्ली करके छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है मॉडल आंसर ये बन सकता था। तो उम्मीद है आपको ये हिंदी में समझ में आया होगा कि किस तरीके लिखा जा सकता था। इंग्लिश में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। और साथ के साथ क्या टाइम लिमिट आपको फॉलो करना है, क्या समय का जो सीमा है उसको देखनी है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है एसके लर्निंग प्लेटफॉर्म SLP। धन्यवाद। जय हिंद।